हेलो, गुड आफ्टरनून। ये जो वीडियो है इसमें ये क्लास 12 के लिए है, जो क्लास 12 में है बिहार बोर्ड में, और उनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस का जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ये वीडियो उनके लिए है। अभी जो सेशन है ये 2022-24, तो 24 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है अभी कुछ दिन बाद उनका प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो भी बच्चे हैं बायोलॉजी के, वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, और इसको अच्छे से समझ के जाइए, ठीक है। और होप, आशा रखिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बस इसको आपको अच्छे से देखना है, पेशेंसली देखना है, कुछ नोट करना है तो नोट कर लेंगे वीडियो में से, और उसको आप अच्छे से समझ के जाएंगे। होप, आशा करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, और आप देख के जाएंगे और आप एग्ज़ाम दे के जब आइएगा तो इस वीडियो पे अगर आपका एग्ज़ाम, इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला या नहीं मिला ज़रूर लिखिए, जिससे आगे से हम इस टाइप के वीडियो को आपके लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है, बायो का सिर्फ, ठीक है, उसमें जो 22-24 वाले सेशन है बिहार बोर्ड के, उन बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख के एग्ज़ाम दे के आएंगे, उनका काम है, एक जरूर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला या नहीं मिला, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जिससे होगा क्या, तो आगे से हम लोग इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड रहेंगे, अगर आपको फ़ायदा होता है तो, ठीक है। चलिए हम वन बाय वन आते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि एक एक स्लाइड्स जो है आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, आते हैं। तो इसमें पहले चीज़ है कि जो नए बच्चे हैं, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक इस चैनल को, तो वो कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको आईएससी से लेके टिल एमएससी नेट जीआरएफ जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आपके कैरियर का पूरा एग्ज़ाम्स जो है इसमें आता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री से भी हैं, फिजिक्स से भी हैं, तब भी आपको इन्फॉर्मेशन उस एग्ज़ाम का चाहिए होगा, तो इन्फॉर्मेशन क्लिक करके, सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, जो इस बेल आइकन का नोटिफिकेशन होता है, तो आपको वीडियो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आपके काम का जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, नहीं ईजी हो जाएगा, परफेक्ट जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग आते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए का दो क्वेश्चंस है, 1 और क्वेश्चन 2। 1 क्वेश्चन में ए बी है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए बी है, तो 1 का भी 2 पार्ट है और 2 का भी 2 पार्ट्स है, तो टोटल 4 क्वेश्चन इसमें लिखने हैं आपको। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न, मार्किंग जो है वो अलग अलग है। पहला क्वेश्चन के लिए ए और बी दोनों 5-5 मार्क्स के हैं, और दूसरे क्वेश्चन का ए बी दोनों 2.5-2.5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लॉन्ग टाइप में रखते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा उसके लिए। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। इसमें जनरली कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लावर के डायग्राम को आप एक्सप्लोर कर दीजिए, या आप मतलब कुछ लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है कि फ्लावर के एक्सप्लोरेशन ऑफ द फ्लोरल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी थ्रू डिटेल्स डायग्राम्स। अब ये क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली रहते हैं, आप इसको देख के जाएंगे। अब उसमें आपको चाइना रोज बना सकते हैं, पी बना सकते हैं, आपको दिया रहेगा किसका बनाना है। आप मैरीगोल्ड का बना सकते हैं, लिली का बना सकते हैं, मस्टर्ड का बना सकते हैं, वहां पे फ्लावर का नाम दिया रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि फ्लोरल डायग्राम को आप, जैसे अब इसमें एक चीज ये कर दिया, रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी है, तो रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी है, मतलब है इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसमें जो बनाना पड़ेगा आपको रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी में, वो गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बारे में लिखना है। तो गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बारे में आप डिटेल्स देंगे। तो क्वेश्चन जो भी रहेगा, याद रखिएगा, प्रैक्टिकल में फिगर को अच्छे से यूज करना है, फिगर का क्लैरिटी होना पड़ेगा, अच्छे से बनाइए, फिगर का नेमिंग अच्छा से लिखिए, फिगर का लेजेंड अच्छा से दीजिए आप। नहीं, ये सब कॉमन है, हम एक का करके दिखा देते हैं, हम पी का बना के दिए हैं आपको, तो इसको तो आप जरूर देख के जाइएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। देखिए, और एक बात बता देते हैं, 12 का जो प्रैक्टिकल है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 11th के बुक से होते हैं। जैसे यही क्वेश्चन होता है, फ्लावर जो है आपका, रिप्रोडक्शन तो आपको पढ़ना है फिर इसमें, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन 12 में पढ़ना है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो कोशिश मतलब रहता है उसका जो है वो 11th के पार्ट से रहता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अगर आप, हाँ 11th आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। जो भी इसमें दिया हुआ है सब अच्छे से पढ़ के जाएंगे,
ठीक है, एग्जाम के बाद कैसा आपका जाता है वो जरूर बताएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे हमने एक फ्लावर लिया पाइशम सटाइवम, ठीक है, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है पाइशम सटाइवम का कि हाँ ये पी फ्लावर है, ये है पी है, जनरली आप मेंडल में इनको पढ़े हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना बार वाइवा में पूछ देता है कितना होता है, तो ये 14 होता है, ठीक है, 2n = 7 पेयर्स बोलते हैं इसको। तो 7 पेयर्स होता है, तो जितना पेयर्स होता है जीनोम पूछेगा तो उसका हाफ कर देंगे, नहीं तो 7 हो जाएगा जीनोम इसका। तो ये जनरली गार्डन पी के नाम से जाना जाता है, पाइसम सटाइवम इसका नाम है। 14 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके बॉडी के हर एक सेल में, 2n का वैल्यू जो होता है प्रोटीन होता है, और जीनोम जो है वो 7 होगा। 2 होते हैं, एक पर्पल जो डोमिनेंट होता है और एक व्हाइट होता है जो रिसेसिव होता है। मेंडल के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो फ्लावर का जैसे, और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में मैंने आपको क्या बोला, फ्लावर का डिटेल्स था, आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला है, तो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए ये इसका मॉर्फोलॉजी है, आपको आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। आए रहेगा तो आप क्या करते हैं, अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से रिपोर्ट कर पाएंगे आंसर को कि हाँ क्या है। अब जितना पूछा उतना ही आता है तो फंसेंगे, ठीक है, आगे पीछे भी थोड़ा आना पड़ेगा। तो इसमें एक यूनिक टाइप का कोरोला होता है जिसको हम लोग वैक्सिलरी कोरोला बोलते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड होता है। एक स्टैंडर्ड कहने का मतलब होता है कि एक बड़ा सा कोरोला होता है, इस टाइप का नहीं, ये इस टाइप का आपका कोरोला होगा, एक बड़ा सा कोरोला होता है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। 2 विंग्स ये विंग्स होते हैं, इस पे दो जैसे ये विंग्स होते हैं एक ही टाइप के नहीं, और 2 जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, किल्स होते हैं, ठीक है, 2 फ्यूज्ड क्या होते हैं, किल्स होते हैं। तो ये फिगर दिया हुआ है, 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड, विंग्स और किल्स, ठीक है। ये कोरोला होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यही पी है, आप देखे होंगे ये स्ट्रक्चर भी फ्लावर का है। तो फ्लावर का एक स्ट्रक्चर आपको फिगर बनाना का है, टाइम है तो आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक रिप्रोडक्शन का बात है तो हम आते हैं रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन क्या कहता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में आने के लिए आपको ये है, इसका 2 पार्ट्स होता है, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसके एक मेल पार्ट होंगे जहां से स्पर्म बन के आएगा, एक फीमेल पार्ट होगा जिससे ओवा बन के आएगा। अब फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो एंड्रोसियम होते हैं वो 10 होते हैं, 2 बंडल्स में होते हैं, जिसमें 9 एक साथ बंधा होता है और एक जो होता है फ्री होता है, इसलिए 2 बंडल्स होते हैं। चाइना रोज में 1 बंडल होता है, उसको मोनोएडल्फस बोलते हैं। इसमें 2 बंडल होता है तो डाइएडल्फस बोलते हैं। सिट्रस के फ्रूट में बहुत सारे बंडल्स होते हैं तो उसको पॉलीएडल्फस कंडीशन बोला जाता है, जो हम आपको दिखाए हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे मोनोएडल्फस, ये डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस, यहाँ पे मतलब बंच होता है, मतलब मोनो, ये चाइना रोज में देखे होंगे ना, एक बंच होता है और एंथर जो होता है वो निकला होता है साइड में। इसमें 2 बंच होते हैं डाइएडल्फस। इसको आपको, इस फिगर को आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। ये डाइएडल्फस का फिगर है, इसको आपको अच्छे से बनाना है, यही है एंड्रोसियम। इसमें आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक साथ होंगे और एक जो होगा वो फ्री होता है। तो कहने के लिए 2 बंडल हो गए, एक ये और एक ये पॉलीएडल्फस है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बंडल से देख रहे हैं ना। तो पॉलीएडल्फस जनरली होता है ऑरेंज में, आप नींबू के फूल में देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है एक फिगर इसका बनाएंगे। तो बोलेंगे सर इसमें लिखेंगे क्या क्या, तो यही बात को लिख देंगे। एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ 10 स्टामेन्स अरेंज इनटू 2 बंडल्स 9+1। इसको किस टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं, 9+1, दैट इज डाइएडल्फस कंडीशन, ठीक है। इच स्टामेन्स comprises a filament and anther and an anther। तो फिलामेंट एक इसमें यही होता है ना, एक फिलामेंट एक एंथर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, एक फिलामेंट होगा जो स्टॉक होता है, फिर पॉलन इज प्रोड्यूस। तो इसका काम ही है मेल गैमेट्स को बनाना। मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन के अंदर में होते हैं, तो इसी के अंदर में जो सैक होता है इसी के अंदर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये तो मेल पार्ट है, इतना लिख पाएंगे। फिगर्स जरूर बनाएंगे, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, फिगर्स में कोई कंजूसी नहीं। प्रैक्टिकल में जो भी रिलेटेड फिगर्स हैं उसको आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये क्लियर है, आप इसको एक बार देख लीजिए, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। डाइएडल्फस ये भी है, इसको भी, ये भी डाइएडल्फस है, ऐसे भी बना सकते हैं जो 2 दिख जाए क्लियर में, ठीक है। कलर भी कर सकते हैं जैसा भी आपके पास टाइम हो। तो ये हो गया आपका स्टामेन्स के लिए, ठीक है। आते हैं उसके बाद है गाइनोशियम, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आप तो मतलब इस वीडियो को पूरा देख जरूर लेंगे तब आपको समझ में आएगा।
वैसे आप लोग पढ़े हुए होंगे, आई होप सब बच्चे पढ़े हुए होंगे इस सब चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे प्रेजेंट करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसके बदले में पी के बदले में आपको दूसरा कोई फूल दे दे तो उसको भी आप ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि पी ही देगा। अगर पी दे दिया तो बहुत अच्छा, आपके पास आंसर बना हुआ है, पढ़ा हुआ रहेगा तो ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आते हैं, तो एक गाइनोशियम है, गाइनोशियम को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। कार्पेल इसके लिए सिंगल ये है, पूरे कार्पेल के ग्रुप को हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। तो गाइनोशियम में क्या क्या होता है, तो आपको ये पता होगा कि गाइनोशियम में एक जो होता है वो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी होता है। ओवरी के अंदर में एक प्लेसेंटा होता है जिसपे ओव्यूल्स जो है वो जुड़ा होता है। ये फिगर है इसका, ठीक है। तो एक फिगर आप बनाएंगे इस टाइप के और सबका नेमिंग करेंगे कि हाँ ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, सबको आप, हाँ बीच में जो ये खाली जगह है इसको हम लोग लोक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। बोलेंगे सर आपने कुछ लिखा नहीं, नहीं आगे की फिगर में है तो हम आपको वहाँ पे भी बता देंगे। तो देखेंगे कि गाइनोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कार्पेल। इसमें कितने होते हैं, सिंगल कार्पेल। तो सिंगल कार्पेल को हम लोग एक वर्ड देते हैं मोनोकार्पेलरी, एक कार्पेल, मोनो मतलब एक, कार्पेल मतलब वन, तो मोनोकार्पेल। यूनिलोकुलर मतलब एक ही चेंबर होता है, एक कार्पेल होने से एक ही चेंबर होता है। तो आप मटर का देखे हैं ना, तो जब खोलते हैं उसके पॉड को तो एक ही चेंबर रहता है, यहाँ से वहाँ तक जितना बड़ा अभी छीमी रहा उतना बड़ा पॉड हुआ आपका। बोलता है व्हिच इज इंड्यूस द ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा। हाँ एक चेंबर होगा लेकिन एक से ज्यादा ओव्यूल्स होंगे, ओव्यूल ही सीड बनाता है, तो जितना सीड है उतना ओव्यूल होगा, सिंपल है। बोलता है द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, तो ओवरी के ये ओवरी है, ये बड़ा वाला जो है वो ओवरी है। ओव्यूल्स जो है ये है आपका, ओव्यूल्स के अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो ओव्यूल्स जो है वो ये है। ओव्यूल्स हम आपको दिखा देते हैं, ओव्यूल्स जो है ये पार्ट है, ओव्यूल्स ये पार्ट है ओव्यूल। तो मटर में एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड अपॉन फर्टिलाइजेशन इट डिपेंड डेवलप इनटू पॉड कंटेनिंग सीड। तो हमारे पास जो ऐसा नहीं होता मटर में एक ही ये होता है और ये प्लेसेंटा पे क्या लगा रहता है, सीड लगा रहता है ऐसे ऐसे करके। तो जितने सीड हैं उतने ओव्यूल्स हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ऑन मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इसका प्लेसेंटेशन जो होता है मार्जिन पे होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देखिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। अब बच्चे लिखने के टाइम में मतलब इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे मोनोकार्पेल, यूनिलोकुलर, सिंगल कार्पेल, तो आप सिंगल कार्पेल भुला जाएंगे तो ये वर्ड सब छूट जाएगा। इसके तीन पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये तीन पार्ट्स आपको दिखाना पड़ेगा फिगर बना के। उसके बाद ओव्यूल्स को दिखाना पड़ेगा और ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद ये पॉड बनाते हैं जिसमें सीड होता है। तो ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स बनाते हैं और ओव्यूल्स जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? आई होप ये सब चीज आप पढ़े होंगे, आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना था। बोलता है स्टाइल इज ए सिंपल एंड कर्व्ड एंड स्टिग्मा इज कैपिटेड। ये इसके फीचर्स है, स्टिग्मा के फीचर्स हैं, ये कैपिटेड टाइप का स्टिग्मा होता है। चलिए इसके फिगर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आप यही गाइनोशियम बना सकते हैं, नहीं स्टिग्मा दिखाएंगे, स्टाइल दिखाएंगे, ओवरी दिखाएंगे और ये इसमें ये लोक्यूल्स है, इसका खाली जगह जो है लोक्यूल्स है, ये दिखा सकते हैं आप। हाँ ये फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम है, तो आप ये पढ़े होंगे 11th में, इसको भी आप दिखा सकते हैं। इसमें ये साइंस जो है वो ब्रैक्टिएट का है और ये साइंस आप जानते होंगे कि ये जो है ये, उसके बाद आपको डिसेक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है कि फ्लावर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब फ्लावर को आप देख लीजिए, जैसे इसको आप एक ही तरीके से दो बराबर भाग में बांट सकते हैं, ऐसे बांटेंगे तो नहीं बटेगा। तो इस टाइप के फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक को हम लोग परसेंटेज से दिखाते हैं, तो ये परसेंटेज दिया हुआ है। आप ये बाइसेक्सुअल का साइन है, फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल दोनों पार्ट होता है। कैलिक्स को हम के लिखते हैं, के जो होता है 5 होता है लेकिन फ्यूज्ड होता है, तो फ्यूज्ड वाले को ब्रैकेट में लिख देते हैं। गाइनोशियम ये कैलिक्स के बाद कोरोला लिखेंगे। कोरोला का जो पैटर्न होता है 1:2:2 होता है, 2 जो होता है वो फ्यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 होता है 1:, ये सब ये 5 कोरोला कितना होता है 5 होता है। तो 5 में क्या होता है, 2 फ्यूज होते हैं, 2 फ्री होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, इसको वैक्सिलम भी बोलते हैं। उसके बाद कोरोला के बाद एंड्रोशियम पे आएंगे, तो एंड्रोशियम में 9+1 होता है, मतलब 2 बंडल्स में होते हैं। 9+9 तो फ्यूज होता है, एक फ्री होता है, ठीक है। 9 फ्यूज होता है और एक इसके साथ फ्री होता है, तो डायडल्फस। गाइनोशियम है
तो गाइनोशियम 1 होता है, ओवरी सुपीरियर होता है, तो सुपीरियर के लिए नीचे में लाइन देते हैं। तो ये फ्लोरल फार्मूला भी आप दिखा सकते हैं वहाँ पे। फ्लोरल डायग्राम वही है, इसमें भी आप देखिएगा तो 9 होगा, ये 9 होगा एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक जो है फ्री है, ठीक है। तो ये 9 जो है वो फ्यूज्ड है, ये कैलिक्स है तो देखिए फ्यूज्ड है, नहीं ये कोरोला है तो एक ये है वैक्सिलम है, 2 विंग्स हैं और दो फ्यूज्ड, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट देखिए ये फ्यूज्ड है, लेकिन ये फ्री है, ये फ्री है, ये दोनों, ये जो साइन दिखाया गया है ये फ्यूज्ड का साइन है, ठीक है। तो 2 जो है विंग्स जो है फ्यूज है, तो ये इसी चीज़ को आपको देखना है, दिखाना है। तो आप इस फिगर्स को अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप सो। आप इस फिगर को अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिए एक बार, या देख भी सकते हैं, और यहाँ से आप इसको बना भी सकते हैं। तो ये आपका हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा कि आप डायग्राम को बना लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो डायग्राम हो गई आपकी। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन ए के दूसरे क्वेश्चंस में। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, अब हम लोग आ रहे हैं सेक्शन ए के दूसरे क्वेश्चन में। ये भी 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको तो आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें एनिमल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो आपको इसमें रहता है क्या कि बोलता है कि डिस्क्राइब गिवन मॉडल और चार्ट, ठीक है, विथ लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। तो आपको कोई मतलब एग्जामिनर जो है वो कोई मॉडल दे सकते हैं, आपको कोई चार्ट दे सकते हैं, आप बोलेंगे कि आपको ये कुछ बना दीजिए या ये कुछ के बारे में बता दीजिए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो क्या क्या बोल सकते हैं आपको, वो आपको बोल सकते हैं, ये चारों नहीं बोलेंगे, कोई एक चीज़ बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोला जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है, या हो सकता है कम बच्चे हैं तो सबको एक ही चीज़ बोल दिया गया हो। तो जैसे नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच है, तो आपको बोलेंगे कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो है वो बना दीजिए, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आर्टेरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, कैसे ब्लड पूरा बॉडी में जाता है। या हार्ट ऑफ ह्यूमन बोलेंगे कि उसका डिफरेंट सेगमेंट और सेक्टर के बारे में बता दीजिए, या आईज ऑफ ह्यूमन के बारे में डिफरेंट पार्ट्स को बता दीजिए, ठीक है। तो ये वो बताएंगे, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा लेकिन वो बताएंगे, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ये टीचर्स बताएंगे आपको कि इसमें से कौन सा है। तो इसमें से एक सिस्टम हम आपको बता रहे हैं, तो एक कम से कम करके जाइए आप, 4 में से क्या देंगे। अगर सब बच्चे का किया हुआ अदर सिस्टम तो दैट्स गुड, लेकिन एक सिस्टम तो हम आपको बता रहे हैं कि उससे आप चारों का बारे में आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसमें है आर्टेरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो ये क्या सिस्टम है, ये है कि बॉडी में ब्लड जो होता है फ्लो करता है, ठीक है। तो ये एम्फीबियंस है, तो इसमें 3 चेम्बर्ड हर्ड होते हैं। 2 जो होता है वो वेंट्रिकल, एक जो होता है वेंट्रिकल होता है, 2 एट्रिया होता है। तो दोनों एट्रिया अलग अलग होते हैं, वेंट्रिकल्स जो होता है एक ही होता है। तो ब्लड जो होता है वेंट्रिकल में मिक्स कर जाता है, ठीक है, और वही मिक्स ब्लड जो है फिर से फ्लो होता है, तो उसी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। तो आपको एक पूरा सिस्टम का फोटो बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो एक आर्टेरियल सिस्टम का पूरा फोटो आपको मतलब फिगर्स जो है एकदम बनाने आना चाहिए। तो हम आपके लिए फोटो लाए हैं यहाँ पे, तो आप उसको अच्छे से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन में, क्योंकि देखिए नीट एंड क्लीन एग्जाम जब होता है तब आपको सब कुछ अपने ब्रेन से देना पड़ेगा। इसलिए ये सोच के मत जाइए कि हम कुछ मालूम है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आप पढ़ के जाइए, सिंपल सी बात है। क्यों इसके चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, फिर भी आप देखिए, आपको मैंने बोला ना 5 मार्क्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से है और 5 मार्क्स वाइवा से, तो 5 मार्क्स ही टीचर के हैंड में है, ठीक है, बाकी सब कुछ तो आपके हैंड में है। आपको क्या टेंशन है, अच्छे से लिख के आइए कॉपी, ठीक है, उस पर आपका मार्क्स है। तो आते हैं इसमें, हम देखते हैं आर्टेरियल सिस्टम में। तो बोलते ये क्या करता है, ब्लड को फ्लो करता है, कहाँ से, वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब ये आर्टरी का सिस्टम है। मतलब हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, मतलब ब्लड ऑक्सीजन। आपको याद क्या क्या रखना है, क्या ऊपर में कौन ब्लड फ्लो करता है, पैर में कौन ब्लड फ्लो करता है, किडनी में कौन ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्म्स में कौन ब्लड फ्लो कर रहा है। आर्म्स मतलब उसका हैंड लिम्ब और उसका लिम्ब है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। तो इसमें आपको कौन कौन सा ब्लड फ्लो करता है, तो जनरली हम इसमें यही पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको मोटा बात समझ में आ गया कि हार्ट से ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में कैसे जाएगा, उसका क्या नाम होता है, ये आपको समझना है। यही आपको अगर पूछा जाएगा तो बना के आना है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा, हाँ, हम जितना लिखे हैं बोलेंगे सर इतना लिखना पड़ेगा, नहीं, वो टाइम डिपेंडेंट है।
आपके पास टाइम जैसा हो, हाँ नॉलेज पूरा रहेगा तो आप अच्छा बुरा कर सकते हैं ना कि हाँ इसमें हम थोड़ा ज़्यादा लिख लेते हैं, टाइम है मेरे पास, नहीं है तो कम लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिगर सबका एकदम बहुत तगड़ा होना पड़ेगा, फिगर तगड़ा नहीं होगा तो फिर आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम्स है वो अच्छे से बनाएंगे, मटेरियल को भी समझ के रखेंगे तभी लिख पाएंगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि एट्रियल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग oxygenated blood from the heart to the various tissue and organ of the body। मतलब हार्ट से डिफरेंट पार्ट में जा रहा है, ये हार्ट हुआ, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड जा रहा है। बस इसी सिस्टम को आपको, हाँ बोलेंगे सर ये तो सिंपल है, इसमें इतना टेंशन क्यों है? नहीं, नाम टेंशन वाला है, ठीक है। उससे से आपको अगर कुछ पूछ दिया तो वो टेंशन वाला है। तो ये सिंपल है, हमारे में भी आर्टरी सिस्टम होता है, इसमें भी होता है। तो जनरली यही सिस्टम को पढ़ना है। तो फ्रॉग में देखते हैं, तो इसमें क्या क्या है? हार्ट है, सिस्टेमिक आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज है, कैरोटिड आर्टरीज है, डोर्सल एरोटा है, रीनल आर्टरीज है, ये एलिक आर्टरीज है। इस सब के बारे में पढ़ना है कि ये कौन सा आर्टरी किसको ब्लड देता है। बस ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको यही प्रेजेंट करना है विथ फिगर, क्योंकि आपके इसमें दिया हुआ है कि चार्ट या डायग्राम की मदद से आप बताइए, ठीक है। तो फिगर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम वन बाय वन सबको देखते हैं कि हाँ किसमें क्या है। तो ये रहा आपका हार्ट। तो हार्ट जो फ्रॉग का है वो आपको बता दिया कि ये 3 चेम्बर्ड होता है। तो जो ये पॉइंट सब है जो कलर किए हुए हैं डिफरेंट कलर से, वो एकदम दिमाग में रहना पड़ेगा आपको। तो हार्ट जो होते हैं कितने चेम्बर के होते हैं? 3 चेम्बर्स के होते हैं, जिसमें 2 जो होता है वो 2 जो है ये 2 एट्रिया लेफ्ट और राइट, और 1 जो होता है सिंगल जो होता है वेंट्रिकल होता है, ये आप जानते ही हैं। और रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हार्ट के बारे में आपको लिखना है तो थोड़ा ये लिख सकते हैं, हार्ट है तो सर्कुलेटरी, तो ये याद करने का कोई जरूरत नहीं है। और जब भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर में सबसे पहले लिखा होता है, आपने देखा है या नहीं देखा है आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, हम जो आपको लिख के दिया उसमें नहीं लिखना है। कॉन्सेप्ट मत बदलिए। जैसे हार्ट 3 चेम्बर्ड का होता है तो आप हार्ट 3 चेम्बर्ड में ही होता है वही लिखिए, 4 चेम्बर्ड मत कर दीजिए, ठीक है। फ्रॉग का हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है तो 3 लिखिए, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि हाँ आप लिखेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे सर हमको कुछ इंग्लिश नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप लिख देंगे हार्ट, नीचे में लिख देंगे 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। इट कंटेन 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। गलत मत लिखिए लेकिन, ठीक है, हमारे कहने का वो मतलब है। उसके बाद आता है सिस्टेमिक आर्टरीज। अगर आपको लिखना है, हाँ इसमें बोलेंगे सर सब लिखना पड़ेगा, नहीं भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये सारे वर्ड्स आपको जानने पड़ेंगे, क्योंकि आगे में फिगर दिया हुआ है ना, उसमें सारे वर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे, तो ये वर्ड्स तो आना ही पड़ेगा। तो आपके साथ बगल में लिख दिया, समझा देते हैं, तो 2 ही सेकंड में तो आपको हो ही जाएगा, तो टेंशन क्यों है, ठीक है। चलिए आते हैं। सिस्टेमिक बोलता है कि ये लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो लेफ्ट हम लोग का भी जो है वो रिसीव करता है ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम, कहां से? लंग्स से, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पंप इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहने का मतलब हो गया कि सब जगह पंप कर रहा है। वहां से हार्ट कहां जा रहा है? हर एक जगह जा रहा है एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ के। The systemic arteries carry the oxygenated blood to various tissue and organ of the body, except lungs, ठीक है। लंग्स को छोड़ के बॉडी में जहां भी ब्लड जा रहा है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है। तो एक ही बात में समझ में आ गया। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन आर्टरीज आपको वही ब्लड को ले जाता है हार्ट से। उसका बाद है पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब हार्ट को ले जाने वाला। हार्ट देखिए, हार्ट से जब भी, जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, आपको यहाँ पे दे दिया हार्ट है, तो हार्ट से जब भी ये दूर जाएगा, हार्ट से जब भी दूर जाएगा तो ये आर्टरी ले जाएगा। हार्ट में जब भी आएगा ब्लड ये वेन लाएगा, 2 ही चीज है। तो पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, हमको तो एट्रियल सिस्टम ही क्लियर करना है, तो हमेशा हार्ट से दूर ही जाएंगे। तो जो पल्मोनरी, तो देखिए राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम लोगों में भी सेम है, फ्रॉम द ब्लड एंड पंप इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेशन में देते हैं। However, frog have a mixed pulmonary और systematic circuit in the same ventricle, क्योंकि सॉरी एक ही वेंट्रिकल होता है, तो जो भी ब्लड आते हैं वहां पे वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों में मिक्सचर नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसमें प्योर ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ही एरोटा के थ्रू हम लोगों में ब्लड जो है वो पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ एक ही वेंट्रिकल होता है हम लोगों से, तो हम लोग ह्यूमन का आप पढ़े ही होंगे, तो फ्रॉग के बारे में अभी आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद होता है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी सप्लाई ब्लड टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हेड को करता है और अपर पार्ट को करता है, मतलब हार्ट से ऊपर जो भी पार्ट होता है उसको अपर पार्ट फ्रॉग में बोल रहे हैं। तो उस पार्ट को मतलब बोलेगा ब्रेन को कौन करता है, तो कैरोटिड आर्टरी ही करेगा ब्रेन को सप्लाई, क्योंकि ब्रेन कहाँ है, हेड में नहीं, तो वहाँ पे भी करता है। उसके बाद होता है डॉर्सल एरोटा, बोलता है द डॉर्सल एरोटा इज द मेजर ब्लड वेसल्स एंड इमर्ज फ्रॉम द वेंट्रिकल्स एंड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। ये अपर पार्ट में ले गया कैरोटिड, बाकी जो पार्ट में जाएगा वो डॉर्सल एरोटा से जाएगा। उसके बाद रीनल आर्टरी है। रीनल जो है आप जानते हैं किडनी को जाता है, तो वे फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। उसके बाद है इलेक्ट आर्टरी, ये जो है ये कहता है इलेक्ट आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हाइंड लिम्ब, ठीक है। फोर लिम्ब होता है आगे वाला, हाइंड लिम्ब होता है पीछे वाला, उसका पीछे का जो पाँव होता है उसमें ब्लड सप्लाई करता है। बोलेंगे सर ये इतना लिखना पड़ेगा, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2-3 पॉइंट्स तो आप जरूर लिखिए, ठीक है। तो आप लेकिन आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, मैं आपको ये कार्ड देता हूँ, आप इसका ये स्नैपशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीन का शॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आते हैं, ये फिगर्स है आपका, जो आपको फिगर्स बनाना ही है। अब आप ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है, तो इसके लिए मैं आपको एक सॉफ्ट फिगर दिया हूँ, दोनों फिगर एक ही है लेकिन सॉफ्ट करके दिया हूँ, तो इसमें देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो इसमें ये फिगर तो आप बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये एट्रियल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग है, इसमें क्या करना है, कैरोटिड आर्टरी दिया हुआ है, देख लीजिए ये हार्ट है, आप अच्छे से समझ लीजिए। एक हार्ट का फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हार्ट का फिगर है, ये हार्ट है, ठीक है। तो ये हार्ट, ये वेंट्रिकल है और ये एट्रिया है, तो एट्रिया 2 होता है और वेंट्रिकल 1 होता है, ये हार्ट हो गया आपका। यहीं से सारा कुछ निकला है, तो ये यहाँ पे जैसे कैरोटिड आर्टरी है, तो ये अपर पार्ट में ले जाएगा ब्लड को, ये पल्मोनरी है, ठीक है। ये पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी है, मतलब ये इसके लंग्स को ले जाएगा, ये स्किन को ले जाता है, ये लेफ्ट लंग्स है, ये राइट लंग्स है, ये वर्ड सब आपको लिखना पड़ेगा। ये फोर लिम्ब का ले जा रहा है, ये आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देता है, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ रिप्रोडक्टिव गोनेडियल लिखा हुआ है। उसके बाद ये रीनल आर्टरी है, ये हाइंड लिम्ब को ले जाता है, एलिक वाला जो था वो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को देता है। ये डॉर्सल एरोटा है, ये वाला डॉर्सल एरोटा जो पढ़े थे कि अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है ब्लड। तो ये सब नाम जो है ये सिस्टेमिक आर्टरीज है, तो सब इसमें भी वही बात है, फिगर सब वही है। तो आप इस फिगर को आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ये फिगर आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे सब चीज़ बना के, ठीक है। इस फिगर के बारे में भी आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। तो इस फिगर को भी आप देख सकते हैं, इस फिगर को भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो ये भी इस टाइप का, लेकिन फिगर बहुत अच्छा नीट एंड, फिगर जब भी बनाएंगे आप नीट एंड क्लीन बनाएंगे, आप इतना प्रेजेंटेशन नहीं भी देंगे, तो कुछ प्रेजेंटेशन जो आर्टरी से रिलेटेड है वो आप दे सकते हैं। ये भी एट्रियल सिस्टम ही है, ये हार्ट रहा आपका, 1 चैम्बर 2 चैम्बर और ये 1 चैम्बर का वेंट्रिकल्स, और इसके बाद ये लंग्स है, ये पल्मोनरी इसीलिए दिया जा रहा है। जैसे अब देखिए हम छोटा सा चीज़ आपको दिखा देते हैं। अब जैसे ये पल्मोनरी लिखा हुआ है ना, तो पल्मोनरी में क्या है कि ये यहाँ से निकला, यहाँ से ये ऐसे, ये देखिए ये आ गया पल्मोनरी, मतलब लंग्स, ये लंग्स है ये, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप बनाएंगे, जैसे ये हार्ट से निकला है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो यहाँ से ब्लड यहाँ से फ्लो होता है ऐसे, ठीक है, इसके बाद ही सब जगह जाता है ऐसे, क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप बनाएंगे, इस सिस्टम है आपका बहुत अच्छा। तो इस फिगर को भी आप अच्छे से देख लीजिए, आई होप सो। इसका ये ले सकते हैं आप, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बोलेंगे सर दिख नहीं रहा है, दिखेगा इसमें ले लीजिए आप, ठीक है, ये आपका दिख जाएगा। ये मैक्सिमम हमने कर दिया है, इससे ज़्यादा बोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे आप ले सकते हैं फिगर, ठीक है। तो ये 2 प्रेजेंटेशन दे देंगे आप, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन ए के दूसरे पार्ट में, जिसका क्वेश्चन 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, ये 2.5 मार्क्स का है। इसके लिए आपको कोई स्लाइड दे सकते हैं कि हाँ स्लाइड दे दिया, और स्लाइड के बारे में आप कुछ लिखिए, या स्लाइड देखने के लिए भी दे देंगे, इसके बारे में कुछ लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। या कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन होगा आपका स्लाइड का और इस चीज़ का।
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप का स्लाइड है, कैसे हम बनाएंगे, ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। तो इसमें आपको दिया जा सकता है स्लाइड या आपको ब्लड काउंट्स के बारे में पूछ सकते हैं वो कि आरबीसी का काउंट निकाल दीजिए हमको, डब्ल्यूबीसी का काउंट निकाल दीजिए, या प्लेटलेट्स कितने हैं उसके काउंट्स को निकाल दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया, देख लीजिए क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स हो सकता है, एडेप्टेशन के लिए पूछा जा सकता है। जैसे आपको इकोलॉजी में पढ़ना है ना कि हाइड्रोफाइट्स कैसे एडेप्टेड है, जीरोफाइट्स कैसे एडेप्टेड है, या कोई, ये तीनों नहीं पूछेंगे, और दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों एक साथ नहीं पूछेंगे, इस सब में से एक ही टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा, देख रहे हैं, और लिया रहेगा, या इसमें भी और लगाए हैं, सब नहीं पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। एक जैसे ब्लड काउंट ही पूछा, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, या आरबीसी का काउंट पूछ लिया, या डब्ल्यूबीसी का काउंट पूछ लिया, या प्लेटलेट का काउंट पूछ लिया, या एडेप्टेशन है डिफरेंट प्लांट का पढ़ना, हाइड्रोफाइट का एडेप्टेशन है, जीरोफाइट्स का एडेप्टेशन आपको पढ़ना है, 2 एडेप्टेशन पढ़ना है, या कोई स्लाइड दे दिए, ठीक है। जिसमें तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं टीचर, ठीक है। इसमें वो बोलेंगे आपको कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं उसमें से, आप उसके हिसाब से इसको तैयार करके रखिए, और उसके बाद वो देखेंगे कि आपको एक्सटर्नल क्या देते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ भी रहेगा, अगर इसमें से नहीं भी रहा, कुछ रहा, तो आप ये जान लेंगे कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, ये 2.5 मार्क्स का है, उसका आधा मार्क्स है, तो उसका आधा मार्क्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कम करके लिखना है, नहीं, फैक्ट जो पूछा हुआ है उसको आप कम लैंग्वेज में दिखा दीजिए, फैक्ट, ये व्हाट इज द फैक्ट। तो आते हैं हम इसके फैक्ट्स पे। तो फैक्ट्स में आते हैं, पहला है, जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया एडेप्टेशन ऑफ जीरोफाइट्स, तो जीरोफाइट्स में भी आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, एकेशिया का लिखिए, ओपोन्शिया का लिखिए, किसी एक प्लांट्स का नाम दिया हो सकता है, ठीक है। वो टीचर डिसाइड करते हैं कि हाँ क्या दें आपको। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक ओपोन्शिया ले लिया, ठीक है, ओपोन्शिया के बारे में आपको लिखना है। तो ओपोन्शिया में ये वही कैक्टस है ना, वो देखते हैं ना, नागफनी जिसको बोलते हैं, नहीं वो, इसमें क्या होता है कि नागफनी देखे हैं ना, इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आपको 11th में पढ़ना भी है ये, नहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, नहीं देखे हैं, और इसमें कांटा लगा होता है, नहीं ऐसे ऐसे करके कांटा होता है, नहीं ऐसे ऐसे करके कांटा लगा रहेगा, नहीं ऐसे ऐसे करके जगह जगह पे कांटा होता है, कैक्टस नहीं बोलते हैं, कैक्टस नहीं, इस टाइप का नहीं, ये सब कांटा है। तो ये इसका जो कांटा है वो मॉडिफाइड लीफ है, लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्टेम, और स्टेम जो होता है वो ये है, स्टेम ये है, ये फ्लैशी होता है, वाटर को एब्जॉर्ब, इसका हम लोग सब्जी भी बनाते हैं, नहीं हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन 5 स्टार होटल सब में इसकी सब्जी बनती है, ठीक है। स्टेम है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है इसमें, तो इसको बना के खाते हैं। हाँ, आपको बनाना नहीं आता है, लेकिन बड़े बड़े शेफ जो हैं, आप उसका वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इसको कैक्टस बोलते हैं, कैक्टस वेजिटेबल करके मारिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। इसका बहुत अच्छा खाना बनता है, ऐसा नहीं कि कल से कैक्टस खोजने लगे, उसको साफे कर देंगे ना सर, खा पी के बराबर कर देंगे एकदम। हाँ, लेकिन आपको बनाने के लिए अच्छे से आना चाहिए, हाँ, नहीं तो फिर बोलेगा सर बोला था, हाँ। तो आप अच्छे से बनाएंगे इसको, अगर बनाएंगे तो। चलिए, इसका एडेप्टेशन बोलता है कि मतलब इसमें क्या ऐसा खूबी है जो इतना कम वाटर में भी जिंदा रह लेता है, आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि वाटर जो होता है वो, क्योंकि जीरोफाइट्स पूछा है, तो जीरोफाइट्स का ही ये है कि एडेप्ट, मतलब वो कम वाटर में एडेप्टेड होता है, ज़्यादा टेम्परेचर में भी एडेप्ट करके रखता है अपने आप को। तो जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है, जो एडेप्टेड है उसमें क्या खासियत है, कैसे एडेप्टेड करके रखना है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कि इसको पानी कम मिलता है फिर भी ये इफिशियंट होकर ग्रो कर लिया, इसके पीछे का रीजन्स क्या क्या है। तो आप 2 4 5 रीजन हम आपको बता देते हैं, उसमें से 1 2 3 जो भी आपको दिमाग में रहे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। तो आते हैं इसमें, आप पढ़े भी हुए होंगे, बस आपके 2 मिनट मेरे साथ आपको बैठना है। देख लीजिए, जीरोफाइट्स आर प्लांट दैट हैज इवॉल्व्ड टू फ्लोरिश इन अनफर्टाइल और ड्राई इन्वायरमेंट। तो एक कंडीशन हो गया ना कि ये जो ग्रो करते हैं वो अपने आप को अनफर्टाइल, मतलब जो सूटेबल जगह नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, जो आप सब कुछ खाने पीने के लिए दे, आप पानी पटा रहे हैं, गेहूं तेहूं को नहीं देखते हैं, थोड़ा सा पानी कम हुआ दे जा रहे हैं, खाद दे रहे हैं, ग्रो कर रहा है, नहीं वो तो सब अच्छा कंडीशन देंगे तो ये वो बच्चा जो मतलब खराब कंडीशन में भी पढ़ लेता है उसका नाम होता है। नहीं, अब डॉक्टर का बेटा है, पढ़िए लिया तो कोई नहीं पूछने जाएगा, हाँ डॉक्टर का बेटा था यार, पढ़ लिया कोई बात नहीं,
ठीक है, अच्छा काम है, अच्छा सुटेबिलिटी है, कोचिंग मिला होगा, अच्छा घर मिला है, अच्छा कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन एक मजदूर का बेटा MBBS कंप्लीट कर ले दीजिए, इलाका को हिला के रख देगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट नहीं था उसका पढ़ने वाला। उसका क्यों नाम होता है? उसका इन्वायरमेंट नहीं था पढ़ने वाला। ठीक है, उसमें उन्होंने इतने खतरनाक इन्वायरमेंट में पढ़ डाला, दैट इज द यूनिकनेस। तो ये इसका यूनिकनेस इसीलिए पूछता है कि इसमें ये एक तो अनफर्टाइल सॉइल होता है, उसके बाद इतना हॉट ड्राई इन्वायरमेंट होता है, उसके बाद वाटर लिमिटेशन होता है, इतना प्रॉब्लम है। देख लीजिए इसके बारे में क्यों पूछता है। पूछा उसी को जाता है जो एकदम हार्ड कंडीशन में सर्वाइव कर ले। अरे अच्छे कंडीशन में तो सब सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए ये कभी मत सोचना है कि नहीं मेरा कंडीशन तो बहुत खराब है, हम पढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है, आपको एडेप्ट करना पड़ेगा, आपको एडेप्टेशन लाना पड़ेगा। कोई टीचर ऐसा नहीं है जिसके सामने आप जाकर बोलिएगा कि हम गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, हमको पढ़ाना है। आपको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाएंगे, वो क्यों नहीं पढ़ाएंगे अगर टीचर होंगे तो। ठीक है, बिजनेसमैन का आई डोंट नो, तो ये वो पढ़ाएंगे पक्का। तो उस कंडीशन में वो कैसे मैनेज करता है, जैसे कोई गरीब का बच्चा कैसे मैनेज कर रहा है अपने पढ़ाई को, टीचर से मैनेज कर रहा है, कितना दूर से आता है, ठंडा लगता है तब, ठीक से उसके पास कपड़े भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहा है। मतलब कहने का एक ही बात है कि आप नहीं करेंगे, एडेप्ट नहीं होंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो बच्चों को एक ही संदेश है कि आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ना आपका मूलभूत काम है। आपके पास कंडीशन नहीं हो सकती है पढ़ने की, फिर भी आप उसको बनाइए। उसके बाद जब आप फ्लोरस करेंगे तो हम लोग भी पढ़ाएंगे आपको वोट पे लेके कि हाँ देखिए ऐसा था। नहीं, एडेप्टेशन इज दैट। तो आइए हम अभी तो एडेप्टेशन पढ़ना है इनका, किनका, जीरोफाइट्स का। तो ये है कि दीज प्लांट्स हैव डेवलप्ड वेरियस एडेप्टेशन। आपको भी करना पड़ेगा अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। वाटर लॉस को मिनिमाइज, कहता पानी कम है, पानी को मतलब जाने ही नहीं देंगे बाहर, जितना है उसी से काम चलाएंगे। तो वाटर लॉस को मिनिमाइज कर लिया एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज द लिमिटेड वाटर। और जितना कम वाटर है बर्बाद नहीं किए, सबका सब यूटिलाइज कर दिए, तो हो गया उसका काम। नहीं, रिसोर्सेस हेयर सम कॉमन एडेप्टेशन ऑफ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स के लिए कुछ कॉमन एडेप्टेशन है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या क्या है भैया देख लीजिए। तो लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। आप समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है कि एक लीफ है, उसके अपर सरफेस पे स्टोमेटा होता है, जिस पे सनलाइट पड़ता है तो वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, और वो वाटर जो खींचता है, इसी से प्लांट में वाटर, पानी अंदर आता है। अगर वाटर नहीं खींचे तो पानी अंदर नहीं आए, इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बोलते हैं। आप 11th में पढ़ना है आपको। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, बोला कि नहीं, और इससे 99% वाटर जो है प्लांट का लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसपिरेशन के बारे में बोला जाता है कि इट इज ए नेसेसरी इविल। ये बुराई है लेकिन अच्छा बुराई है। अगर वो बुराई नहीं होता प्लांट में तो पानी ही नहीं चढ़ता, तो प्लांट ही मर जाता। नहीं, तो बोलता है मतलब अच्छा है, दाग अच्छे हैं, वो वाली बात है। तो इसमें है कि जीरोफाइट्स में क्या किया है, बोलता है रिड्यूस लीफ सरफेस एरिया। बोलता है लीफ तो ऐसे से होते हैं ना, बोलता है लीफ ही खत्म कर लिया उन्होंने ना। नहीं, बहुत सारे प्लांट्स में लीफ को खत्म कर दिया गया। लीफ इज कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस। नहीं, अब देखिए स्पाइंस बदल गया, वो स्पाइंस आपको चुभेगा, वो अपने दो चीज हो गया, उसका बचाव भी हो गया स्पाइंस से, जो एनिमल उसको नहीं खाएंगे, और उसके बाद उसने अपने ट्रांसपिरेशन को रोक लिया। अब जो कुछ में लीफ होता भी है उनमें सनकेन स्टोमेटा होता है, वो सरफेस पे नहीं होता, बहुत अंदर होता है। मतलब सरफेस ये रहा ना, तो स्टोमेटा जो है वो यहाँ पे रहेगा, ऐसे ऐसे करके एक नली रहेगा और उसका सरफेस वो यहाँ पे रहेगा। कहने का मतलब है इस टाइप का स्ट्रक्चर। अगर ये लीफ का सरफेस है तो ये यहाँ पे, यह सरफेस ऐसे करके यहाँ जाएगा, यहाँ पे स्टोमेटा बनाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस से इतना नीचे होता है कि यहाँ लाइट आ ही नहीं पाता है, इसको सनकेन स्टोमेटा बोलते हैं। तो इस टाइप का स्टोमेटा बनाता है। तो इसमें देखते हैं 1 बाय 1। तो आपको क्या करना है, कुछ ये सब पॉइंट्स कुछ दिमाग में रखना है, इसके रिलेटेड आपको लिखना है। तो देखिए एडेप्टेशन के लिए उन्होंने कितना चेंज किया, और आप भी सोच लीजिए कि आप इतना खराब कंडीशन में हैं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है। आपका कंडीशन पढ़ाई के लिए खराब हो सकता है, लेकिन आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी बात तय है। हाँ, एडेप्टेशन के लिए बहुत सारा एडेप्टेशन लगाना पड़ सकता है, लेकिन आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नाम होगा आपका, तब हम लोग भी दिखाएंगे, देखो इसको। नहीं, हाँ आप भी कर सकते हैं, ये बात याद रखना है आपको कि यू आर ऑल्सो एलिजिबल। हाँ, लेकिन करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा। प्लांट अपना जो हरा भरा पत्ता था उसको बदल के स्पाइंस बना लिया है, गड़ता है लेकिन फिर भी जिंदा है। नहीं, तो चलिए आते हैं देखते हैं।
बोलता है कि सरफेस एरिया को कम कर लेता है which वाटर कैन लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी आप समझ गए कि वाटर लॉस है, तो ट्रांसपिरेशन से कम होता है। उसके बाद आता है मॉडिफाइड लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करके स्पाइन बना लिया ना, लीफ स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होके सकुलेंट लीफ में बदल जाता है। सकुलेंट लीफ मतलब मोटा लीफ जिससे ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाए, which कैन स्टोर वाटर, और वाटर को स्टोर करता है। जैसे कैक्टस में होता है थिक फ्लैसी स्टेम्स होता है, कैक्टस में क्या होता है, थिक फ्लैसी स्टेम्स होता है, एंड रिड्यूस्ड लीफ दैट सर्व्स एज वाटर रिजर्वायर। वाट लीव्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देते हैं। और नागफनी में, ओपनशिया में तो लीव्स इज कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। उसके बाद वैक्सी क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल जो होता है ऊपर वाला होता है, तो वो वैक्सी हो जाता है। वैक्स पे वैसे ही पानी नहीं ठहरता है, तो वैक्स रहता है तो ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है। तो इसमें होता है थिक वैक्सी क्यूटिकल कवरिंग ऑन द लीफ सरफेस। दिस क्यूटिकल हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू प्रिवेंटिंग एक्सेसिव इवोपोरेशन। ट्रांसपिरेशन को रोक देता है। तो ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है, ये भी ट्रांसपिरेशन को रोकता है, ये भी ट्रांसपिरेशन को रोकता है। तीनों काम एक ही कर रहा है, ट्रांसपिरेशन को रोक रहा है। मतलब मॉडिफिकेशन ऐसे होता है जिससे ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। ट्रांसपिरेशन रुकने से क्या होता है, वाटर लॉस कम हो जाता है। तो वाटर लॉस कम करना है। उसके बाद ये है सनकेन स्टोमेटा, इसको बोलते हैं सरफेस से नीचे में आके स्टोमेटा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो तभी उससे भी ट्रांसपिरेशन कम होगा। देखिए ट्रांसपिरेशन ही कम कर रहा है। बोलता है स्टोमेटा स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ सरफेस अलाउ द गैस एक्सचेंज बट ऑल्सो लीड्स टू वाटर लॉस। वाटर लॉस यहीं से होता है। जीरोफाइट्स में सनकेन स्टोमेटा और स्टोमेटा इन पिट रिड्यूसेस एक्सपोजर टू ड्राई एयर और विंड। यहाँ पे एक्सपोजर कम हो जाएगा एयर का, ड्राई विंड का, तो यहाँ पे रहता तब जो इवोपरेशन होता उसका अमाउंट ज्यादा होता। यहाँ पे है तो इवोपरेशन कम हो रहा है, तो इसलिए वाटर लॉस कम होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट लिखना है। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस का बदल लेता है। उसमें एक कैम होता है, कैल्कुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, कैल्कुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये कैम का फुल फॉर्म है। ये फोटोसिंथेसिस जैसे C3 साइकिल वाला प्लांट होता है, C4 साइकिल वाला प्लांट होता है, और एक कैम प्लांट होता है। तो ये जो सकुलेंट होता है उसमें कैम प्लांट होता है। उसमें क्या होता है कि रात में जो है वो स्टोमेटा खुलता है एट नाइट और दिन में बंद होता है। तो रात में तो सूरज की गर्मी उतनी रहती नहीं है सूरज, ठीक है, तो गर्मी नहीं होता है, तो ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो अल्टीमेटली कैम प्लांट भी है वाटर लॉस को ही कम करता है और बचा लेता है। उसके बाद C4 फोटोसिंथेसिस है। इसमें बोलता है C4 फोटोसिंथेसिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस पाथवे दैट इनहेंस द कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देता है एंड रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को कम कर देता है। तो C4 साइकिल होता है। कैम जो फोटोसिंथेसिस का पाथवे है वो होता है। उसके बाद ये कॉमन है, नॉट फॉर ये ओपनशिया। तो ओपनशिया में भी बहुत सब हैं इसमें, तो आप लिख सकते हैं। तो ओपनशिया में जैसे आपको दो ही है, देख लीजिए। ट्रांसपिरेशन को कम करना है, तो ट्रांसपिरेशन के लिए लीव्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन ओपनशिया। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू थिक वॉल एंड इट स्टोर्ड वाटर। उसके बाद ये कैल्कुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है उसमें, और आपका सनकेन स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है वो क्या कर रहे हैं, वाटर के लॉस को कम कर रहे हैं, तो वो एडेप्टेड हो गया। तो आपको भी एडेप्टेशन रख के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसको आप फोटो खींच सकते हैं, तो अपना कैमरा शॉट में लेके देखेंगे, ठीक है। आते हैं उसके बाद आते हैं सेक्शन सी में। इसकी ये भी सेक्शन सी का 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बी में है। तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन, लेकिन इसका जो है इकोलॉजी से क्वेश्चन होता है। इसमें जनरली जो देखा गया है कि इकोलॉजी से क्वेश्चन होता है। ये भी बहुत यूनिक है, लेकिन ये 2.5 मार्क्स का है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको बोल सकता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर को डिटरमाइन कीजिए। जो मॉइस्चर कहने का मतलब, मान लीजिए कि आप जैसे कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा भींगा जब दिए तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, मतलब पानी का कंटेंट। मॉइस्चर मतलब पानी का कंटेंट। और अगर आप सूखा दिए तो पानी का कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में के वेट में जो डिफरेंस होगा वही पानी होगा, यही ना। हाँ, सिंपल है, कैलकुलेशन है, प्लस माइनस ज़्यादा नहीं है, माथा खराब मत कीजिए इसमें बहुत ईजी है। उसके बाद ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल का स्ट्रक्चर। तो सॉइल में लेवल्स होता है, सॉइल के टाइप्स होते हैं, लोमी सॉइल, स्लिट सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, नहीं तो इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपको पूछ सकता है। या आपको पूछ सकता है कि क्वालिटी ऑफ द सॉइल निकाल दीजिए कि एक को किस टाइप की क्वालिटी का सॉइल है, कहाँ पे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो क्वालिटी मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हम आपको एक क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, इसको आप अच्छे से देख के जाइए, उसके बाद बाकी बाद में देखेंगे।
ये है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट को आपको डिटरमाइन करना है कहाँ पे, सॉइल में, कौन से सॉइल में, जो पॉन्ड में है जिसको थाल बोलते हैं हम लोग, और जो फील्ड का सॉइल है। तो थाल में ज़्यादा मॉइस्चर होगा नहीं, पानी में ही, पानी के अंदर में ही होता है तो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा। जो बाहर में सॉइल्स होते हैं उसमें कम मॉइस्चर होगा। तो इसमें सिंपल यही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पानी को क्या करेंगे, ले लेंगे, मतलब सॉइल को ले लेंगे, उसको सुखाएंगे, जैसे कपड़ा सुखाते हैं नहीं, उसको ओवन में सुखाएंगे 48 घंटा कम से कम। और उसके बाद पहले जो लिए थे कच्चा वाला जो सॉइल है उसका हम लोग वेट कर लेंगे। मान लीजिए 1 किलो हुआ, और सुखा देने के बाद वो कितना हो गया, आधा किलो। तो मतलब ये सुखा देने के बाद मान लीजिए 750 ग्राम हो गया। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो एक किलो में से 750 ग्राम घटा देंगे, मतलब कितना हो गया, 250 ग्राम जो होगा मॉइस्चर होगा। हाँ सिंपल है, डरने का जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, बस टोटल ले लेना है उसको। हाँ लेकिन पॉन्ड में थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हम दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, आपको कुछ भी दे सकता है। एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 2.5 मार्क्स का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है। तो इसमें ये हेडिंग गलत है, यहाँ पे ये हेडिंग नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये तो इसमें आपको करना क्या है कि ये इसमें जो सॉइल का मेथड है वो आप देखेंगे। तो सॉइल कैसे डिटरमाइन करेंगे, बोलता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल कंटेंट इन पॉन्ड सॉइल इज क्रूशियल फॉर वेरियस पर्पस सच एज एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, बहुत सारे काम के लिए मॉइस्चर कितना है वो जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो मॉइस्चर जानना जरूरी है इसीलिए क्योंकि मॉइस्चर ये है, मॉइस्चर हमको पता होना पड़ेगा। ठीक है, कि मॉइस्चर कितना है। आते हैं तो मॉइस्चर में आपको जो लेंगे वो ये लेंगे, कैसे करेंगे, इसमें बोलता है कि ये ग्रेविमेट्रिक मेथड है। इसमें क्या करना है, ग्रेविमेट्रिक मेथड से आप पॉन्ड का भी निकाल सकते हैं और फील्ड का भी निकाल सकते हैं। तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं ये पॉन्ड का, उसके बाद हम लोग फील्ड का देखेंगे। ठीक है, तो बोलता है कि दिस इज द डायरेक्ट मेथड इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ सॉइल, वेइंग इट, ड्राइंग इट इन ओवन एंड देन रीवेइंग। रीवेइंग मतलब फिर से वेट करते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट इज कैलकुलेटेड एट द डिफरेंस इन द वेट, जितना वेट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ये करते हैं। तो पहला जो है वो ये कॉमन है, दोनों के लिए है। हम पहला पॉन्ड सॉइल के लिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो पॉन्ड सॉइल के लिए हम लोग को वेट डिफरेंस है। तो पॉन्ड में क्या करेंगे, थाल लेंगे। थाल तो मशीन पर वैसे नहीं वे किया जाता है, तो उसको किसी कंटेनर में रखेंगे। तो कंटेनर का वेट लेना पड़ेगा, कंटेनर में जब दे देंगे उसका वेट लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको सुखाएंगे, तब उसका फिर वेट करना पड़ेगा। फिर कंटेनर का वेट करना पड़ेगा। फिर कंटेनर के साथ सूखे हुए सॉइल का, सर कितना वेट, सब गड़बड़ हो गया सर। नहीं, तो चलिए हम आते हैं इस पर, देखते हैं। देखिए ये इतना लिखा हुआ है, आपको इतना नहीं लिखना है, आपको समझना है मेटेरियली क्या होता है। बोलता है कि कलेक्ट सॉइल सैंपल, कहाँ से ले रहे हैं, पॉन्ड से ले रहे हैं। तो बोलता है कि सॉइल सैंपल ट्यूब इज कलेक्टेड, रिप्रेजेंटेड सॉइल सैंपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन विद इन द पॉन्ड। तो जैसे हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो ट्यूब होता है ना, नहीं देखते हैं, ब्लड लेता है तो ट्यूब में डाल देता है। उसी तरह ट्यूब आता है जिसको हम लोग टॉर्सन का ट्यूब आता है इतना बड़ा बड़ा, उसमें हम लोग सॉइल सैंपल को कलेक्ट करेंगे डिफरेंट जगह से। बोलता है वेइंग द फ्रेश सॉइल। अब उसको आप क्या करेंगे, इसमें दो है, एक है जो कंटेनर होगा उसको हम W1 बोल रहे हैं। जो कंटेनर के साथ फ्रेश सॉइल होगा उसको जब वेट करेंगे तब हम उसको वेट 2 बोल रहे हैं। आप W1 W2 ये सब दिमाग में रखिए। किसको रखेंगे, W1 उसको रखेंगे जो कंटेनर का वेट है। वेइंग ए क्लीन एंड ड्राई कंटेनर, तो उसका वेट होगा ना कुछ, W1 रख दिए। उसके बाद कंटेनर प्लस फ्रेश सॉइल को रखे तो उसका वेट W2 रख दिए। उसके बाद हम तीसरा देख रहे हैं कि फिर उसको ड्राई किए, हमको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है तो हम मॉइस्चर को भगा देते हैं और जितना वेट में डिफरेंस आएगा उससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो बोलता है इसको आप ड्राई कीजिए 105 डिग्री पे ओवन में रख के, 105 से 110 डिग्री पे इसको आप क्या कीजिए, ड्राई कीजिए। तो 100 डिग्री पे वाटर जो होता है बॉयल हो जाता है, तो जो भी वाटर कंटेंट होगा उसमें वो उड़ जाएगा। क्लियर है आपको, इसीलिए 105 से 110 के बीच में रखना है। उसके बाद बोलता है कि इसको छोड़ दीजिए कितना देर तक, 24 घंटा से 48 घंटा तक इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। अलाउ द सॉइल टू ड्राई अंटिल रीच द कांस्टेंट वेट। जब उसको आप तब तक उसी में छोड़ दीजिए
जब तक वो कांस्टेंट वेट में नहीं पहुंच जाता। ऐसा नहीं कि फिर बाहर में निकाल कर रख दीजिए, बाहर में ओवन में ही ओवन एक पैक चेंबर होता है, जैसे फ्रिज नहीं होता है उसी तरह होता है, उसमें आप रहने दीजिए। उसके बाद उसको निकाल लीजिए। तो देख लीजिए हम W1 समझ गए, W2 समझ गए, अब आते हैं W3 पे। बोलता है कि वेइंग द ड्राई सॉइल, तो बोलता है कि वेइंग द कंटेनर विथ ड्राई सॉइल रिकॉर्डेड एज वेट 3। आप उसको एक कंटेनर में रख लीजिए और उसके बाद उस कंटेनर पे वे कर लीजिए कि कितना हुआ। तो W1 हुआ कंटेनर का वेट, W2 हुआ कंटेनर प्लस फ्रेश सॉइल का वेट, और W3 हुआ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट। ठीक है, यही 3 वेट आपको चाहिए। उसके बाद इससे आप ये कर लीजिए, जितना वेट मिला है उसको W1 से घटा दीजिए, तो ये वेट हो जाएगा किसका, ड्राई सॉइल का वेट। इस W2 जो है वो भारी होगा, तो ये ज़्यादा होगा ना W, ये फ्रेश सॉइल है, इससे आप W3 को घटा लीजिए। W3 होगा जो आप सुखा के लाए हैं, मतलब जो मान लीजिए कि 5 किलो, मान लीजिए लेट बी सपोज कि 5 किलो या 5 किलो आपने ड्राई लिया। ठीक है, तो ड्राई करने के बाद वो 1 किलो हो गया। 5 किलो आपने लिया था, 5 kg इनिशियल लिया था, 1 किलो का आपका वो ये था, क्या था, कंटेनर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 किलो, तो ये हो गया W2। ठीक है, कंटेनर का वेट हो गया W1, कितना हो गया, W1 हो गया आपका 1 kg, और W3 क्या हो गया, W3 आप जब सुखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलो से घट के 3 किलो हो गया, तो ये हो जाएगा W3, तो W3 3 kg हो गया। यही आपको वहाँ यहाँ kg में बता दिया है कि मोटा है, आपको पॉइंट में आएगा, आपको निकालने के लिए दिया जाएगा तो आपको पॉइंट में आएगा। तो ये यही तीनों वेट लिखा हुआ है, ये आप समझ लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको परसेंटेज, ये MC लिखा हुआ है मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज, तो इसको डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कैलकुलेशन हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक मेथड है ये, इससे आप पाउंड के सॉइल को ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सब ग्राम में लिखा, G मतलब ग्राम, नहीं तो आप कर सकते हैं ना। हाँ, ये फाइनल है, W3 क्या, फाइनल सूखा हुआ, उसमें से घटा देंगे किसका, ये कंटेनर का वेट है, और उसके बाद जो भींगा हुआ था उससे सूखा हुआ घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे, हो जाएगा। नहीं, सिंपल है। चलिए अब सेक्शन बी में आते हैं हम लोग। ठीक है, सेक्शन बी में जो है वो, ये हम लोग अभी तक सेक्शन ए में थे जो 15 नंबर का क्वेश्चन था। सेक्शन बी जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब लाइन बाय लाइन दिया रहेगा आपको, तो थके मत, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। 5 मार्क्स का होगा, 8 क्वेश्चंस दिए रहेंगे इसमें। आपको क्या करना पड़ेगा, 5-5 मार्क्स, मतलब एक एक क्वेश्चन करके आपको देख लेना पड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन 8 है तो 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, तो हम 4-5 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, आप इसको देख के जाइए। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको देख लीजिए। आप उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ भी क्वेश्चन हो, उसमें देखिए कि अगर कुछ नाम आता है उसका साइंटिफिक नेम या कॉमन नेम वो लिखिए, या वो कोई फ्रूट टाइप है या सीड टाइप है उसको आप लिखिए, या वो फूड फ्लावर का कोई डिटेल्स पूछ रहा है तो फ्लावर का डिटेल्स लिखिए, या सीड पूछ रहा है तो उसका डिटेल्स दीजिए, या फ्लोरल डायग्राम दे सकते हैं या फॉर्मूला दे सकते हैं। कोई स्पेशल फीचर है उसके बारे में आपको पता तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम में लिखना होगा आपको, 1 नंबर का है लेकिन प्रॉपर लिखना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना, क्या लिखेंगे हो। और हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं, कभी कभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पूछता है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो जैसे पूछ लिया, तो मॉस्किटो का ये मत सिर्फ सोचिए कि मॉस्किटो का तो हमको घाटा करता है यार, मलेरिया फैला देता है, काटने आ जाता है, ब्लड चूस के चला जाता है, ये सब कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके चलते कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, कितने डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं, गुड नाइट बनाती है और डोमोस बनाती है, नहीं सबका घर चलता है, तो कितना बड़ा इकोनॉमी, इसमें करोड़ों का इकोनॉमी, अरबों का इकोनॉमी समाया हुआ है। तो जब भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको कुछ पूछे तो आप अच्छा चीज़ मत खोजने लगिएगा। बहुत बच्चे अच्छा चीज़ खोजने लगते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब कुछ गुड थिंग्स, तो नहीं, गुड थिंग्स नहीं है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के, इकोनॉमी पे वो कैसे इफेक्ट कर रहा है। नहीं तो मच्छर काटता है तो देखिए ना कितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट बना के रखा है, इतने सारे डॉक्टर्स को जॉब हैं, ये हैं वो हैं, तो सब हैं, तो सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद अगर कोई चीज़ दिया है तो इफेक्टिवनेस, हाँ हम खत्म कर रहे हैं, जल्दी इतना हड़बड़ाना नहीं, बस आपका एग्जाम का ही है। अब सोचिए आप बैठने में इतना हड़बड़ाए हैं, हमको बनाने में कितना टेंशन हुआ होगा, नहीं समझ रहे हैं ना।
तो ये आप ही के लिए बनाया गया है कि आप इंटरेस्ट लेके इसको देखिए, पढ़िए। उसके बाद उसके कुछ बैड इफेक्ट्स हो या डिसएडवांटेज हो उसको लिखना है, कुछ उसका इफेक्ट हो या एडवांटेज हो उसको आप लिख सकते हैं, उसका कुछ रिलेशनशिप हो नेचर के साथ किसी भी तरह से, तो वो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप आंसर में पुट करेंगे। ठीक है, इस टाइप के आंसर में 1 नंबर के आंसर में इस टाइप के ऑप्शंस को पुट किया जाता है। तो आते हैं 1 बाय 1। जैसे एक हमने कोकोनट बहुत फेमस होता है इसलिए हम कोकोनट दे दिया है, फ्रूट ऑफ कोकोनट। अगर फ्रूट ऑफ कोकोनट के बारे में आपको पूछ दिया कि इसके बारे में लिखिए कुछ, तो क्या लिखेंगे कि बोलेंगे कि हाँ इसका देखिए इसका नाम आ गया ना, कोकस न्यूसिफेरा है, ये वर्सेटाइल है, न्यूट्रिशनली रिच फूड है, ये ड्रूप टाइप का फ्रूट है। तो ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। कोकस न्यूसिफेरा, ड्रूप, ये कोकोनट पाम के नाम से जाना जाता है। 3 होता है स्ट्रक्चर, बाहर में एक्सोकार्प होता है, उसके बाद मीजोकार्प होता है, इसके बाद इंडोकार्प होता है, और ये इंडोस्पर्म है। वो लिक्विड वाला वो भी इंडोस्पर्म है जो न्यूक्लियर टाइप का इंडोस्पर्म है, आप पढ़े होंगे। और वो व्हाइट वाला जो ये होता है उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर इंडोस्पर्म। 2 इंडोस्पर्म पढ़ना है ना आपको, तो ये फिगर आपने ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं कि एक्सोकार्प बाहर में होता है, मिडिल में मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प से रस्सी भी बनाते हैं, नारियल का रस्सी। और ये इनर मोस्ट जो पार्ट होता है इंडोकार्प होता है, इसको हम लोग खाते हैं नहीं, इंडोकार्प में इंडोस्पर्म ही है जनरली। ठीक है, इंडोस्पर्म इंडोकार्प के अंदर में इंडोस्पर्म होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडोस्पर्म के बारे में। इंडोस्पर्म के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसमें 2 टाइप के होते हैं, लिक्विड भी में भी होता है, सॉलिड में। न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इसका हाई है, वही चीज़ लिखा हुआ है। इसमें वाटर जो है फ्लेसी ड्राई, इसको जो व्हाइट होता है वो फ्लेसी पार्ट है, कॉमनली कंज्यूम्ड, इसको खाया जाता है। रिच इन कोकोनट वाटर एंड कोकोनट मीट, इसमें जो होता है इंडोस्पर्म में कौन कौन आता है, कोकोनट वाटर भी आता है, मीट भी आता है। कोकोनट वाटर जो है वो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, कोकोनट मीट जो है वो सेलुलर इंडोस्पर्म है। हाँ, जरूरी नहीं है कि इसको लाइन बाय लाइन लिखना है, आप ये सब पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे। बोलता है कि इसका लिक्विड जो होता है क्लियर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत पुराना लिक्विड में नहीं पीना चाहिए, फ्रेश लिक्विड पीना चाहिए इसका। बहुत पुराने लिक्विड में मतलब इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। उसके बाद होता है कि कोकोनट मीट में ये इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म से बहुत होता है। इंडोस्पर्म में न्यूट्रिटिव टिश्यू है ना, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स भरे पड़े होते हैं, इसलिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये व्हाइट पार्ट एडिबल होता है, कंज्यूम किया जाता है। तो एक कोकोनट के बारे में बोलेगा तो ये लिख सकते हैं आप। हाँ, इसका ये फिगर जो आपको दिया है ये बना कर रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको भी आप स्नैपशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अब इसके अपने इससे शॉट ले सकते हैं इसमें। और इसका जो है ये फिगर्स जो है वो आप बना देंगे, आप जानते ही होंगे इस फिगर को, नहीं इसको भी आप बना सकते हैं। बोलेंगे सर ऐसा बनाएंगे, नहीं एस्टिमेटिक बनाएंगे, वो हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये कोकोनट हो गया। दूसरा है जैसे मेज, ये भी काफ़ी टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीड ऑफ मेज। सीड ऑफ मेज को कैसे लिखेंगे, तो सीड ऑफ मेज में क्या होता है, आप पढ़े ही हैं कि इसमें ये एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर इसको तो जरूर बनाइए। ठीक है, अगर मेज सीड ऑफ मेज पूछा है तो हाँ, इसमें ये बाहर वाला एल्यूरोन लेयर होता है, इसका स्पेलिंग ठीक से रखिएगा, ALEURONE होता है। उसके बाद ये पेरिकार्प होता है, यहाँ पेरिकार्प और सीड कोट बोला है, मतलब पेरिकार्प और सीड कोट। पेरिकार्प बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर ऑफ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट के बाहर वाले लेयर को पेरिकार्प बोलते हैं, सीड के बाहर वाले लेयर को सीड कोट बोलते हैं। तो मेज में क्या होता है, पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विथ सीड कोट, तो पेरिकार्प और सीड कोट दोनों फ्यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंपोजिट लेयर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मेज इज ए सीड एज वेल एज ए फ्रूट। ठीक है, मेज का एक ग्रेन जो है वो एक सीड भी है और एक फ्रूट भी है। तो इसमें ये भी इंडोस्पर्मिक सीड है, तो इंडोस्पर्म बना लीजिए। एस्कुटेलम जो होता है इसके किसको बोलते हैं, कॉटिलेडन को बोलते हैं। तो इसके ये एस्कुटेलम जो है कॉटिलेडन है, तो ये एस्कुटेलम बहुत टाइम पूछता भी है कि मोनोकॉट के मतलब कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, एस्कुटेलम है। ये कोलियोप्टाइल है, ये प्लूम्यूल को कवर करता है। ठीक है, जिसे पी से प्लूम्यूल और पी से ये कोलियोप्टाइल में पी आता है तो पी से याद रखेंगे। ये रूट को कवर करता है, रेडिकल फॉर्म्स रूट। तो देखिए इसमें कोलियोराइजा है, आर है, तो आर से रेडिकल, आर से रूट, तो ऐसे ही याद हो जाएगा ये नहीं। तो और ये जो है वो इपिथेलियम है, ये एल्यूरोन लेयर होता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूरोन लेयर इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडोडर्म, सॉरी हाँ इंडोडर्म ना, इंडोस्पर्म, अपर पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म का ये अपर पार्ट है, इसीलिए एंडोस्पर्म जो होता है वो 3x होता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है,
हाँ, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म 3x होता है, तो इल्यूरोन लेयर भी 3x है, ये याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यूज में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी पार्ट्स 2x होते हैं, बाकी पार्ट्स कितने होते हैं, 2x होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो इंडोस्पर्म आप समझ गए, इंडोस्पर्म का बाहरी लेयर को ही इल्यूरोन लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये डिवाइड करता है इसको, ये इसको इम्ब्रायो बोलते हैं, ये इम्ब्रायो पार्ट है। और ये क्या है, स्कूटेलम में इम्ब्रायो, ये स्कूटेलम है, ये स्कूटेलम में ही इम्ब्रायो है। इम्ब्रायो में प्लूम्यूल को ढकने वाला कोलियोप्टाइल, रूट को ढकने वाला ये कोलियोराइजा, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये फिगर बना दीजिएगा। इसी के साथ साथ आप ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है, इसमें पेरिकार्प होता है, इंडोस्पर्म होता है, मेज में, हाँ जिया मेज जिसको बोलते हैं, ये नाम होना पड़ेगा, इसको कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। इसका पेरिकार्प होता है जो ऑटोमोस्ट लेयर होता है। इंडोस्पर्म स्टार्ची होता है, स्टार्ची मतलब इसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, जो व्हीट राइस में होता है स्टार्च, जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट सॉरी, ये क्या है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट है। इम्ब्रायो होता है, इम्ब्रायो में आप दे दीजिएगा कि ये इम्ब्रायोनिक सूट होता है, इम्ब्रायो इसमें कॉटिलेडन होता है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है, ये सब आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो चलिए दो क्वेश्चन इसका हो गया। ये फिगर्स तो जरूर बनाइएगा, फिगर्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक ह्यूमन से भी आता है, इसमें मिक्स रहता है प्लांट इसमें, तो ह्यूमन का टेस्टिस पूछता है, टेस्टिस भी पूछ सकता है आपको, ओवरी भी पूछ सकता है। तो ओवरी का भी फिगर बना के डिसेक्शन दिया हुआ है ना ओवरी का, इसका भी टीएस पूछता है, टीएस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस में आपको कुछ नहीं बनाना है, सिंपल ही बनाना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं, नाम सब देना है। जैसे बाहर के लेयर को ट्विनका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं, ये ऐसे होता है ना, ऐसा जो होता है, इसमें ऐसे ऐसे ये रहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 के आसपास, नहीं तो ये टेस्टिकुलर, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ये सब। इसके अंदर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है 2 to 5, नहीं तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये यहाँ पे रेटेड टेस्टिस होता है, ये रेटेड टेस्टिस है, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिया है, लेकिन आप अपने फिगर में दे सकते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये बाहर वाला लेयर को स्क्रोटम बोलते हैं। ये रेटेड टेस्टिस है। उसके बाद भास इफ्रेंसिया होता है, भाषा इफ्रेंसिया ये चला जाता है इपिडाइडेमिस में, हेड ऑफ द इपिडाइडेमिस है। तो इपिडाइडेमिस का 3 पार्ट होता है, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है। और टेल जो होता है वही कन्वर्ट कर जाता है वास डिफरेंस में, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके ये टेल निकला, इसके बाद ये वास डिफरेंस में कन्वर्ट कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये नर्वस और ब्लड का सप्लाई है। तो एक फिगर होगा जो आप बना देंगे। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, जैसे एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे है, तो इसी के बीच में, इसके मिड में कुछ सेल्स होता है जिसको लेडिग सेल्स बोलते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। तो एक फिगर आप हम बना देंगे, आई होप सो, आप बहुत मुश्किल में नहीं रहेंगे। इसके बाद हम कुछ लिख भी देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका दिया है, टेंड्रिल ऑफ पी और कुकुम्बर, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है कि टेंड्रिल मतलब समझते हैं ना, वो स्प्रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको देखिए इसमें इस सबको जब लिखते हैं तब छोटा छोटा में अच्छा से लिखना है, आपको ये दिमाग में रखना है। तो जैसे आप इसको देख पा रहे होंगे, आई होप सो, टेंड्रिल ऑफ पी एंड कुकुम्बर, ठीक है। ये है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, आप फोटो भी ले सकते हैं इसका, नहीं चलिए। तो टेंड्रिल ऑफ पी और कुकुम्बर में आपको क्या देखना है कि ये टेंड्रिल जो होता है क्या होता है। तो टेंड्रिल तो आप समझ गए, टेंड्रिल क्या होता है। टेंड्रिल जो है आपका वो ये है, क्या है, मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करके प्लांट ऊपर जाता है। तो दोनों एनालोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन पूछता है। तो एनालोगस ऑर्गन जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बना हुआ है ऑर्गन से, मतलब 2 अनरिलेटेड स्पीसीज में एक ही टाइप का फंक्शनल जो ऑर्गन है, एक ही टाइप का फंक्शन करने वाला ऑर्गन डेवलप हो जाए, ठीक है, तब उसको हम लोग एनालोगस बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर सेम रहेगा और उस फंक्शन डिफरेंट है, जैसे हमारा हाथ है और चीते का हाथ है, तो चीते का हाथ जो होता है दौड़ने के लिए यूज होता है, हमारा हाथ होल्डिंग के लिए है, ठीक है, पकड़ने के लिए। तो दोनों स्ट्रक्चरली सेम है तो होमोलोगस हुआ। तो आपको जब भी देखना है तो अगर दोनों का फंक्शन सेम है, जैसे बटरफ्लाई का विंग और हमारा ये बर्ड्स का विंग, दोनों क्या है, सेम फंक्शन, उड़ने के लिए यूज होता है ना, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनता है और होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पी का पूछा तो इसका नाम लिख दीजिए, पाइसम से टाइप हम। ये कुकुम्बर का पूछेगा तो इसका भी नाम लिख दीजिए। ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं अकर्स व्हेन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सिमिलर ट्रेड, सिमिलर दोनों में ये क्या डेवलप हुआ है, टेंड्रिल और स्ट्रक्चर टू एडॉप्ट द सिमिलर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। तो ये किस में आता है, इसमें लीफ, ये जो है पी जो है आपका लीफ टेंड्रिल है, लीफ जो है वो टेंड्रिल बनाता है पी में। और ये जो स्टेम टेंड्रिल है एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, किसमें, कुकुम्बर में। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो ये दोनों का एक ही चीज़ है कि लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, यहाँ एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। तो यही दो चीज़ आपको दिमाग में रखना है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके लिखने में आप इसका नाम, एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इस सब वर्ड को जरूर यूज कीजिए। आई होप इसका आप फोटो खींच लेंगे और आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। इस सबको देख के जाइएगा। आप जैसे यहाँ पे टेंड्रिल लिखा है तो क्वाइल्ड वाइडी स्ट्रक्चर, ये सब वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, हाँ हो गया, लास्ट ही है, इसके बाद नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा इतना देर बैठ गया है पेशेंस, अब सोचिए इतना देर बैठने में कितना पेशेंस है, हमको बनाने में 4 दिन लगा है, नहीं तो मतलब थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। उसके बाद इतना प्रेजेंटेशन होता है, 1 घंटा से हम करीब आपके पास खड़े होंगे शायद, आई होप सो, टाइम तो मैंने नहीं देखा है। उसके बाद आपको इसको सीखना है, उसके बाद आपको लिखना है। नहीं, पढ़ाई बहुत मुश्किल का काम है, उतना ईजी नहीं है। हाँ, इसको ईजी बनाना पड़ता है, ठीक है। और आप जरूरी नहीं है एक ही बार में पूरा देख लीजिए, अब थोड़ा थोड़ा करके देखिए, नहीं होता है तो, लेकिन इतना करके आइए एग्जाम में, इतना करके जाइए आप एग्जाम देने, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा एग्जाम के बाद, ठीक है। एग्जाम में आप बैठते हैं ना 3 घंटा, पेशेंस है ना, अगर आता हुआ रहेगा तो मस्ती में बैठेंगे, नहीं तो इधर ऐसे करते रहेंगे, नहीं दिक्कत भी है। तो विंग ऑफ कॉकरोच और पिजन, तो अभी मैंने बताया विंग जो है कॉकरोच का पिजन का दोनों उड़ने के लिए ही यूज होता है, लेकिन दोनों एक ही ओरिजिन का नहीं है, दोनों अलग अलग डिफरेंस है। तो दोनों एनालॉगस होंगे नहीं, दोनों का विंग्स अलग अलग होगा। तो यही लिखना है कि द विंग्स ऑफ कॉकरोच आर एंड बर्ड्स आर एनालॉगस ऑर्गन। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे भी आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिख सकते हैं, मीनिंग दे हैव सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। इस दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट विंग्स comes from inner and outer surface of the body। inner और outer surface of the body से insect का wing आता है जिससे उड़ता है, while birds wings are modified forelimb। forelimb मतलब आगे का जो ये दोनों स्ट्रक्चर है इसको हम लोग forelimb बोलते हैं। ये मॉडिफाइड होके क्या बना दिया, विंग्स बना दिया, और ये आउटर स्ट्रक्चर से आया है। तो दोनों अलग अलग ओरिजिन में है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, सेम ही है। नहीं, दैट्स व्हाई इट इज एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। तो एनालॉगस और होमोलॉगस से भी क्वेश्चंस रहेंगे ही आपको। तो ये आपको मतलब यही क्वेश्चन का पार्ट था एबीसी में। हम लोग जो देखे हैं अभी तक वो ये देखे हैं, देख लीजिए। ए पार्ट का क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि ए पार्ट में क्या क्या पूछेंगे, तो ए पार्ट आप अच्छा कर लीजिए। बी पार्ट्स भी आपको बता दिया गया है, ए पार्ट्स भी बता दिया गया है, आप देख के जाइए। उसके बाद सीडी है, ये आपके हैंड में है। प्रैक्टिकल आपको बता दिया गया है कि हाँ कैसे प्रैक्टिकल लिखा जाता है, कैसे लिखना है, क्या क्या प्रैक्टिकल है, वो सब आप जानते हैं। उसके बाद ये आपका वाइवा है, वाइवा में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके प्रैक्टिकल कॉपी पे बेस्ड है। नहीं तो ओवरऑल आपको बहुत मेहनत करना है, अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, अरे तो इतना पढ़ लेंगे तो आपका मतलब अच्छा जाएगा एग्जाम, आई होप सो। विश्वास रखिए आप, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा इतना क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हैं तो। हाँ, एग्जाम देने के बाद आपका एग्जाम कैसा गया वो जरूर आप लिखेंगे इसके कॉमेंट्स पे, क्या आपका एग्जाम कैसा गया। अगर स्टिल यहाँ तक आ ही गए हैं, और तो यहाँ तक आने वाला जनरल बच्चा तो होगा नहीं, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, क्योंकि और नोटिफिकेशन को खास करके ऑन करके रखिए, तो आपको नोटिस जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपने पढ़ाई को अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़िए, आप पढ़ने में जो भी हेल्प होगा हम आपको करेंगे, नो डाउट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप ही के लिए था, लेकिन फिर भी वॉचिंग, इतना देर बैठे आप वॉच किए नहीं, तो हम मिलते हैं। हम लोग थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गए थे, लेकिन हम इसको स्टार्ट करके अच्छे से मिलेंगे फिर से आपसे। और आपका जो प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए होता है, या कोई टॉपिक्स आपको बहुत हार्ड लगता है, वो लिख के आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं कि इस टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस बना दीजिए, तो मैं उसको भी केयर करता हूँ। अदरवाइज आपका अभी एग्ज़ाम है 12 वाले बच्चों का, बहुत सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है,
हाँ, कुछ गेस्ट क्वेश्चंस के लिए बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी हम आपको गेस्ट क्वेश्चंस इसीलिए नहीं दिया है कि लास्ट मोमेंट में मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव तो पूरे से पूछे जाएंगे ना, तो आप पढ़ेंगे सब चीज़ को, जितना पढ़े सब पढ़िए। हाँ, गेस्ट क्वेश्चन का मतलब होता है बहुत कम क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए, गलती से मिल गया तो बहुत अच्छा एग्जाम चला गया सर, आप बहुत गेस्ट क्वेश्चन आपका मिल जाता है, नहीं भी मिल सकता है, नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम नहीं मिलने का कोई चांस नहीं है, अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन सब रहेगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, एग्जाम के बाद कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।